प्लेन क्रैश होता है और अगर उस क्रैश में स्पेशली पायलट्स मारे जाते हैं तो उस एयरक्राफ्ट के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए उस एयरक्राफ्ट के क्रैश इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कुछ 4 लोग मिलकर 4 दीवारी के अंदर करते हैं। उन 4 लोगों में से 2 लोग उस एयरक्राफ्ट के ओनर होते हैं और 2 लोग स्टेक होल्डर्स, जो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कंपनी का नाम खराब हो। इसीलिए क्या करते हैं कि सीधा पायलट्स पर ब्लेम डालकर किस्सा खत्म कर देते हैं। अब बेचारे पायलट्स जिंदा तो है नहीं जो बताएंगे कि हमने कोई गलती नहीं की थी। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप पास्ट के रिकॉर्ड्स को उठाकर चेक कर लो, ऐसे कई केस मिल जाएंगे। जैसे 1994 का बोइंग का चिनूक हेलीकॉप्टर का क्रैश देख लो, जिसमें यूके के 29 लोग मारे गए थे इंक्लूडिंग दोनों पायलट्स, जिसके इन्वेस्टिगेशन में पायलट्स पे ब्लेम डालकर पूरा रिपोर्ट छाप दिया गया कि पायलट्स ने गलती की थी जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बट जब विक्टिम्स के फैमिली ने आवाज उठाई, उन्होंने इंसाफ मांगी, हार नहीं मानी, तब जाकर एक और जांच हुई और 17 साल बाद ये प्रूफ हुआ कि नहीं, पायलट्स में गलती नहीं थी बल्कि हेलीकॉप्टर के फेडेक्स सिस्टम में ही गलती थी, जिसके वजह से ये क्रैश हुआ। ऐसे ही 2018 और 2019 में बोइंग के 737 मैक्स प्लेन क्रैश हो गए, जिसके बाद फिर से बोइंग ने पायलट्स पे ब्लेम डाला। जिसके बाद अगेन जब अथॉरिटीज ने सिंसियरिटी दिखाई, सही से जांच की, तब पता चला कि नहीं, असल में इस बार भी बोइंग में ही गलती थी, प्लेन में ही दिक्कत थी। ऐसे आपको कई केस मिल जाएंगे और शायद इंडिया में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 12 जून 2025 अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग 787 का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से AIB ने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, ये कुछ वैसा ही लगता है कि जैसे अभी विजय माल्या का पॉडकास्ट देखने के बाद कैसे लगने लगा था कि हमें ही विजय माल्या को पैसे देने हैं, ठीक वैसे ही इस रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता है कि बोइंग में तो कुछ गलती नहीं है, हमें तो बोइंग को सॉरी बोलना चाहिए कि हमने आपके सिस्टम पे सवाल उठाए, आप पे शक किया। खैर, इस रिपोर्ट में कितनी दिक्कतें हैं वो बताता हूँ, बट कुछ बेसिक दिक्कतें से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेन क्रैश हुआ 12 जून को। इस प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स थे, एक मिला 13 जून को, दूसरा मिला 16 जून को, बट इनको अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया 24 जून को, बिकॉज दिल्ली में ही ब्लैक बॉक्स रिकवरी लैब है, जो बाय द वे इस क्रैश के जस्ट 2 महीने पहले ही इनॉग्रेट हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर इतने दिन तक ब्लैक बॉक्स को अहमदाबाद में क्यों रखा गया था? मतलब जब आपको पता है कि क्रैश का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अगले 30 दिन में देनी होती है, तो उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन में इतना डिले क्यों? खैर, 12 जुलाई को AIB प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज कर देती है, जो कि टाइम पे ही था। बट सवाल ये है कि ये रिपोर्ट रिलीज करने के बाद ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ना प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, उल्टा इस रिपोर्ट को रात में 1-2 बजे रिलीज कर दिया जाता है। मतलब ये रिपोर्ट आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के लिए रिलीज कर रहे हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया में रात में लोग सोते हैं, तो क्या सेंस बनता है इस रिपोर्ट को रात में रिलीज करने का? इसके अलावा इस रिपोर्ट पे किसी का साइन भी नहीं है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा है। चलो ये भी हटाओ, ये रिपोर्ट रिलीज होता है 12 जुलाई को, जिसमें बताया जाता है कि इस प्लेन के दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, जिसकी वजह से इंजन बंद हो गया और ये प्लेन क्रैश कर गया। बट यही बात अमेरिका की एक न्यूज पब्लिकेशन कंपनी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 11 जुलाई को ही बता दिया था, मतलब इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले ही। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ऑफिशियल रिपोर्ट आने से पहले ही अमेरिकन न्यूज एजेंसीज को पता चल गया कि इस रिपोर्ट में क्या है? मतलब क्या इस रिपोर्ट को पहले यूएस के FAA और बोइंग ने वेरीफाई किया था, उसके बाद इसको पब्लिश किया गया? लगता तो ऐसा ही है, बिकॉज जिस तरह से चीजें इस रिपोर्ट में लिखी गई है, इससे साफ दिखता है कि बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि टेक ऑफ के जस्ट 3 सेकंड बाद दोनों इंजन का फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गया, और ये बात पायलट्स को भी नहीं पता है कि ये हुआ कैसे। अभी फ्यूल स्विच कैसे काम करता है मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, बट यहाँ के लिए बस आप इतना समझ लो कि इसको ऐसे उठाकर ही आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऊपर उठाए बिना इसको मूव नहीं कर सकते। बट इस प्लेन में फिर भी ये मूव हो गया था, और ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चलता है कि पायलट्स को भी नहीं पता है कि ये मूव हुआ कैसे। मतलब प्लेन में फ्यूल स्विच का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बट उसके बावजूद भी रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि इसमें बोइंग की, इसकी इंजन बनाने वाली कंपनी की या फिर इसके किसी भी मैन्युफैक्चरर्स की कोई भी गलती नहीं है। मतलब AIB ये कैसे लिख सकती है? हालांकि रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन के इस स्टेज तक बोइंग में कोई गलती नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो यही बात आप पायलट्स के लिए भी बोल सकते थे कि अभी तक के फाइंडिंग के अनुसार पायलट्स में कोई गलती नहीं निकली है, पर रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब तो यही है कि आप इनडायरेक्टली पायलट्स को ब्लेम कर रहे हो, और फॉरेन मीडिया तो इसका वेट ही कर रही थी। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखा, सीधा पायलट्स को ब्लेम करना शुरू कर दिए। कोई लिख रहा है कि पायलट्स डिप्रेशन में थे, कोई मास मर्डरर बता रहा है, कोई पायलट्स को टाइटल बता रहा है, और एक ये भाई साहब है जो कि यूएस के एक पायलट है, कैप्टन स्टीव। और इन भाई साहब ने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया है कि इस क्रैश में पायलट्स की ही गलती थी। जब से ये प्लेन क्रैश हुआ है, हर 2
दिन में इनकी एक वीडियो आ जाती है और उस हर वीडियो में यही होता है कि पायलट्स ने ये गलती किया, पायलट्स ने वो गलती किया। जब ये प्लेन क्रैश हुआ था उसके जस्ट बाद इन भाई साहब ने ये वीडियो बना दी थी ये कहते हुए कि पायलट्स ने इस प्लेन के फ्लैप्स को ठीक से सेट नहीं किए थे, इसी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। Why this airplane stopped flying? Because at that point now the flaps are retracting. बट जब रिपोर्ट आया तो क्या पता चला कि फ्लैप हैंडल 5 डिग्री पे सेट था, जो कि एक नॉर्मल टेक ऑफ फ्लैप सेटिंग होती है। मतलब फ्लैप सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, पर इन भाई साहब ने तो प्रूफ ही कर दिया था कि फ्लैप सेटिंग में दिक्कत थी। खैर ये जस्ट उनकी थियरी थी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उनसे गलती हो गई थी, छोड़ो जाने दो। बट जब अब रिपोर्ट आ गया है तब इन्होंने पायलट्स के बस 2 सेकंड्स के कन्वर्सेशन को पकड़ लिया है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि तुमने फ्यूल स्विच को बंद क्यों किया, तो दूसरा पायलट बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। पूरे रिपोर्ट को छोड़कर बस इस 2 सेकंड के लाइन को पकड़कर इन्होंने पायलट्स को साइडल, डिप्रेस्ड, मतलब हर तरह से ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन भाई साहब को अभी भी कोई फैक्चुअल पायलट के सोर्स के रूप में यूज कर रहा है तो आई थिंक उनको अपने ऑथेंटिसिटी पे एक बार विचार करना चाहिए। खैर इस रिपोर्ट के प्रॉब्लम्स पे वापस आते हैं। रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पे लिखा गया है कि इस प्लेन क्रैश के दौरान इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर यानी ELT एक्टिवेट नहीं हुआ था। ELT बेसिकली एक डिवाइस होता है जो क्रैश के बाद सिग्नल एमिट करता है ताकि रेस्क्यूअर सिग्नल को ट्रेस करके वहाँ पे पहुँच सके और जो लोग जिंदा बचे हैं उनको बचाया जा सके। बट 12 जून को क्रैश के बाद भी इस प्लेन का ये डिवाइस एक्टिवेट नहीं हुआ था। और ये कितनी डेंजरस बात है, आप ऐसे समझो कि मान लो अगर ये प्लेन किसी सुनसान जगह पे जैसे पहाड़ या जंगल में क्रैश कर गया होता और उसमें कुछ लोग जिंदा बच भी जाते, बट इसका ELT सिस्टम सिग्नल नहीं भेजता तो वहाँ पे रेस्क्यूअर्स टाइम से नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से जिन लोगों को पोटेंशियली जिंदा बचाया भी जा सकता था वो भी मारे जाते। मतलब इस प्लेन में ये कितना बड़ा फॉल्ट था, बट इसके बावजूद भी बोइंग को क्लीन चिट दे दिया गया। अब इस प्लेन के थोड़ा ब्लैक बॉक्स पे भी बात कर लेते हैं। इस प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स थे, एक आगे एक पीछे, जिसे EFR बोला जा रहा है। नाउ इस रिपोर्ट के पेज नंबर 12 पर देखोगे तो लिखा गया है कि EFR जल चुका था और राख में कवर था। अगेन पेज नंबर 13 पर लिखा गया है कि EFR बुरी तरह से डैमेज था, डैमेज बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कन्वेंशनल तरीके से डेटा डाउनलोड नहीं किया जा सका। अब थोड़ा गौर से सुनो, ब्लैक बॉक्स को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो एक्सट्रीम गर्मी और इम्पैक्ट को झेल सके। ब्लैक बॉक्स रफली 1100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकते हैं और 3400 G तक का इम्पैक्ट झेल सकते हैं। मतलब धरती हम पर जितना फोर्स लगाती है इस ब्लैक बॉक्स पर, उससे 3400 टाइम्स ज्यादा भी फोर्स लग जाए फिर भी इसका कुछ नहीं होगा। मतलब इनको इस तरह से बनाया ही जाता है ताकि ये क्रैश के टाइम पर भी बिल्कुल सेफ रहे। बट रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस क्रैश के बाद 787 के दोनों ब्लैक बॉक्स बुरी तरह से डैमेज थे एंड इसके बावजूद भी रिपोर्ट ने बोइंग को क्लीन चिट दे दिया है। अगेन रिपोर्ट के पेज नंबर 13 में लिखा गया है कि इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स से इस प्लेन का 49 आवर्स का फ्लाइट डेटा और 2 घंटे का कॉकपिट का ऑडियो रिकवर किया गया है। तो जब आपने 2 घंटे की कॉकपिट ऑडियो रिकवर कर लिए उसके बावजूद भी अपने पायलट्स की बस 2 सेकंड्स की कन्वर्सेशन पब्लिक क्यों की? कम से कम उतना ही कर देते जितना सेकंड ये प्लेन हवा में था। और इसकी डिमांड इंडियन पायलट एसोसिएशन ने भी किया है, क्योंकि प्लेन में जो सीवीआर होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो एक छोटी सी छोटी वॉइस को भी रिकॉर्ड करता है। तो अगर किसी पायलट ने फ्यूल स्विच को खुद से बंद किया होता तो ये उसका भी साउंड रिकॉर्ड कर लेता। कुछ इस तरह से साउंड निकलता है जब फ्यूल स्विच को रन या कट ऑफ किया जाता है। तो अगर तो पायलट्स ने बंद किया होता तो ऐसा साउंड निकलता, बट अगर मैल फंक्शन हुआ होता तो कोई दूसरा साउंड निकलता या निकलता ही नहीं, जिससे पता चल जाता कि एग्जैक्टली ये फ्यूल स्विच बंद हुआ कैसे था। बट आपने पूरा वॉइस कन्वर्सेशन रिलीज किया ही नहीं, बस 2 सेकंड का रिलीज कर दिए और बोइंग को क्लीन चिट दे दिया। खैर इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के आने के बाद इसके खिलाफ आउटरीच को देखकर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि किसी भी कंक्लूजन पे जंप ना करे। ये जस्ट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, एक्चुअल कॉज फाइनल रिपोर्ट में आएगा। इन्होंने बात तो सही कहा है कि अभी एक्चुअल फाइंडिंग्स नहीं हुई है, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जब अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है तो अभी ही बोइंग को क्लीन चिट देने की क्या जरूरत थी? खैर फाइनल रिपोर्ट अगले साल में भी 12 जून 2026 तक आ जाएगा एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस रिपोर्ट में किसी के मौत का फायदा ना उठाया जाए, सिंसियरिटी दिखाया जाए और जो भी एक्चुअल रीजन है इस प्लेन क्रैश का वो बताया जाए। बाकी ये वाला वीडियो देख सकते हो इस प्लेन क्रैश के बारे में और डिटेल में जानने के लिए।